Rise of independent nations in Asia. India achieved independence in 1947 after a long freedom struggle. अब इंडिया को अपनी इंडिपेंडेंस हासिल हुई 1947 में, काफी लंबे जो उसने संघर्ष किया आजादी का उसके बाद. Owing to Britain's policy of divide and rule and certain other reasons, the country was divided into two nations, namely India and Pakistan. अब ब्रिटेन ने जिस तरह से पॉलिसी अपनाई, डिवाइड और रूल की, और भी जो बाकी कारण रहे, उसकी वजह से हमारी कंट्री जो है वो दो नेशंस में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान. In the same way, with continuous struggle against Britishers, countries like Sri Lanka and Myanmar got independence in 1948. उसी तरीके से लगातार स्ट्रगल करने की वजह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो कंट्रीज थी, श्रीलंका और म्यांमार, इनको भी आजादी मिल गई 1948 में. इन द केस ऑफ इंडोनेशिया, द यूनाइटेड नेशंस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. अब इंडोनेशिया के केस में यूनाइटेड नेशंस का बहुत ज्यादा एक अहम रोल रहा. उसको आजादी मिली 1949 में. एशियन कंट्रीज लाइक लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम टू गॉट इंडिपेंडेंस. फिर और भी एशियन कंट्रीज हैं जैसे लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इन सबको भी आजादी मिली. राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन अफ्रीका. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव टू बी अ गुड ओमेन फॉर द इंस्लेव्ड कंडीशंस ऑफ अफ्रीका. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है एक बहुत शुभ साबित हुआ जो भी गुलाम थे नेशंस अफ्रीका के अंदर. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कंट्रीज लाइक एब्सीनिया, साउथ अफ्रीका एंड इजिप्ट वर इंडिपेंडेंट. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद जो कंट्रीज थी जैसे एब्सीनिया, जिसको इथियोपिया कहते हैं, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ये सब आजाद हो गए. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द फ्रीडम स्ट्रगल इन एशिया कंट्रीज इंस्पायर्ड द अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये जो फ्रीडम स्ट्रगल था एशियन कंट्रीज ने, इसने काफी ज्यादा इंस्पायर किया बाकी और अफ्रीकन कंट्रीज को. It resulted in that during the tenure of 16 years from 1951 to 1966, 40 small and large countries become free. नतीजा ये हुआ कि ये जो 16 साल का पीरियड था 1951 से लेके 1966 तक का, इसमें 40 छोटे और बड़े कंट्रीज जो है वो फ्री हो गए. Imperialist countries tries to have supremacy over these countries, but these countries either joined the superpowers or the military resources and got their freedom. ये जो साम्राज्यवादी कंट्रीज थी ये कोशिश कर रही थी कि इनकी सुपरमेसी हो जाए और कंट्रीज के ऊपर, यानी इनका कंट्रोल हो जाए, इनका दबदबा हो जाए. लेकिन ये जो कंट्रीज थे इन्होंने क्या किया, या तो सुपर पावर्स को ज्वाइन कर लिया या फिर मिलिट्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी आजादी को हासिल किया. नॉन अलाइन मूवमेंट. Some new nations adopted the policy of not to align with any of the two power blocks and military blocks. कुछ नए नेशंस ऐसे थे जिन्होंने ये नीति अपनाई कि ना तो वो किसी दोनों पावर सुपर पावर जो ब्लॉक्स हैं उनके साथ जाएंगे, ना मिलिट्री ब्लॉक्स के साथ जाएंगे. They decided that they would maintain equal distance with both blocks. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो हैं एक बराबर की दूरी बना के रखेंगे दोनों ही ब्लॉक से. These nations were identified as non-aligned nations and their foreign policy was called non-aligned policy. इन नेशंस की जो पहचान थी वो नॉन अलाइंड नेशंस के तौर पे थी और इनकी जो विदेश नीति थी उसका नाम हुआ नॉन अलाइंड पॉलिसी. Those neutral nations that did not want to adopt the ideologies of either of the two superpowers of the world wished to have an all-round development, maintaining its unique existence. ये जो सारे न्यूट्रल नेशंस थे ये नहीं चाहते थे कि दोनों सुपर पावर्स जो दुनिया की है उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको, विचारधारा उसको अपनाया जाए. वो ये चाहते थे हमारा अपना एक पूरा और चौतरफा विकास हो, साथ ही साथ हम अपनी एक अलग पहचान को जो है बनाए रखें. Under the leadership of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, Indonesia's first President Sukarno, Egypt's second President Jamal Abdel Nasser, Ghana's first President Kwame Nkrumah, and Yugoslavia's President Josip Broz Tito got a thumping support for the movement. जो लीडरशिप रही वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पहले थे जवाहरलाल नेहरू उनकी थी, साथ साथ उनको और लीडर्स ने जिन्हें सपोर्ट किया वो इंडोनेशिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, इजिप्ट के सेकेंड प्रेसिडेंट, घाना के फर्स्ट प्रेसिडेंट और युगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस मूवमेंट में सपोर्ट किया और लीडरशिप थी जवाहरलाल नेहरू की. इन दिस नॉन अलाइनमेंट काउंसिल 23 कंट्रीज ऑफ एशिया एंड 6 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका वर प्रेजेंट. तो ये जो नॉन अलाइनमेंट काउंसिल बनी इसमें लगभग 23 कंट्रीज एशिया की और 6 कंट्रीज अफ्रीका की शामिल थी. The organization was founded in Belgrade in 1961, known as NAM, Non-Aligned Movement. ये ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत हुई वो 1961 में बेलग्रेड से हुई. Under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru, the policies of non-alignment were framed. अब लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की थी तो नीतियां जो नॉन अलाइनमेंट की थी फिर वो जो है उनकी अंडर उसमें बनाई गई गाइडेंस में.
NAM completed valuable leadership. अब NAM में जो leadership थी वो बहुत valuable थी. Nehru believed that movement continues to see a role for itself as in its view the world's poorest nations remain exploited and marginalized no longer by opposing superpowers. नेहरू जो है वो ये मानते थे कि ये जो मूवमेंट है इसका एक बहुत अहम रोल है क्योंकि उनकी नज़र में वर्ल्ड के जो बहुत ही पुअरेस्ट नेशन हैं वो हमेशा शोषित रहेंगे या हाशिए पे रहेंगे, भले ही वो जो सुपर पावर्स हैं उनको अपोज ना करें, बल्कि वो एक ऐसे यूनिपोलर वर्ल्ड में होंगे और जहां पर वेस्टर्न हेजिमनी एंड नियो कॉलोनिज्म दैट द मूवमेंट हैज रियली रीअलाइंड इटसेल्फ. वेस्टर्न हेजिमनी और नियो कॉलोनियलिज्म की वजह से जो मूवमेंट था वो फिर दोबारा से एक तरह से रीअलाइन हो गया. It opposes foreign occupation, interference in internal affairs, and aggressive unilateral measures. But it has also shifted to focus on socio-economic challenges facing member states, especially the inequalities manifested by globalization and the implications of neoliberal policies. इन्होंने जो foreign occupations थी उनका विरोध किया, उनके internal matters में कोई दखलंदाजी ना हो, जो unilateral measures थे वो काफी आक्रामक थे, लेकिन उन्होंने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट किया जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे उनकी तरफ, जो वहाँ के उनके जो मेंबर स्टेट्स थे वो फेस कर रहे थे, खास तौर से जो असमानताएं थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से या जो इम्प्लीकेशंस हुए थे नियोलिबरल पॉलिसीज की वजह से. द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हैज आइडेंटिफाइड इकोनॉमिक अंडरडेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिसेस एज ग्रोइंग थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी. जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसने ये माना कि जो एक तरह से तो वो सारे के सारे इकोनॉमिक तौर पर अंडर डेवलप्ड हैं, पॉवर्टी है और ये जो सामाजिक तौर पर अन्याय है ये खास तौर से थ्रेट है पीस और सिक्योरिटी के लिए. टुडे मोर एंड मोर कंट्रीज हैव जॉइन्ड द नॉन अलाइन्ड मूवमेंट. आज बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जुड़ चुकी हैं. यूनियन समिट वाज हेल्ड एट कुआलालंपुर ऑन 13 मई 2003. यूनियन समिट जो है वो हुई थी कुआलालंपुर में 13 मई 2003 को. फॉर द लास्ट 4 डिकेड्स मेनी इंसिडेंट्स हैव हैपेंड. पिछले 4 दशकों से बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं. विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड रशियाज पावर डिक्रीज्ड. जब से सोवियत यूनियन टूटा है तो रशिया की पावर कम हो गई है. अमेरिका इमर्ज्ड एज सुपर पावर और अमेरिका सुपर पावर के तौर पर उभर के आया है. इंपीरियल पॉलिसी डिक्रीज्ड टू मिनिमम इन अदर कंट्रीज. जो साम्राज्यवाद नीति होती है ये एक तरह से बहुत कम हो गई है बाकी और देशों में. इन दीज सिचुएशंस नॉन अलाइन्ड मूवमेंट प्लेड अ डोमिनेंट रोल. तो यहाँ पर जो है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का जो है बहुत ही अहम रोल है, एक लीडरशिप टाइप का रोल हो गया है. द नॉन अलाइन्ड नेशंस विद देयर नॉन अलाइन्ड पॉलिसी वर सक्सेसफुल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ये जो नॉन अलाइन्ड नेशंस थे या इनकी जो नॉन अलाइन्ड नीतियां थी ये काफी सक्सेसफुल रही या इनका जो योगदान रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. The non-aligned movement was successful in showing off its moral impact for maintaining world peace, stopping wars, maintaining human society and nationalism as well as the superpowers adopting the attitude of disarmament. ये जो non-aligned movement था ये सफल रहा क्योंकि इसका जो moral impact था वो काफी ज्यादा सही था कि world peace maintain करा जाए, युद्ध ना हो उनको रोका जाए, ह्यूमन सोसाइटी मेंटेन करी जाए, नेशनलिज्म मेंटेन करा जाए. साथ ही साथ जो सुपर पावर्स थे उन्होंने भी एक रवैया अपनाया डिसआर्मामेंट का.